ओके सो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, बट नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक एग्जाम खत्म हुई है, अब नेक्स्ट एग्जाम आएगी तो सबकी एग्जाम बारी बारी आ रही है। वो मोदी जी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन था ना, तो हमें भी वन सब्जेक्ट वन सिलेबस वन एग्जाम ऐसा कुछ कर देना। सो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। नाम को समझे तो सबसे पहले तो ये हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है, पार्ट 1 में ही है, यूनिट 5। नाम को समझे तो वो दो टर्म से बना हुआ एक नाम है, एक वर्ड है, दैट इज थर्म एंड दूसरा डायनेमिक्स। ग्रीक लैंग्वेज में थर्म मतलब क्या से हीट, ओके। इंग्लिश में भी यही होता है, हाँ। सो थर्म का मीनिंग होता है हीट एंड डायनेमिक का मीनिंग होता है इन मोशन, ओके। थर्म मतलब हीट और डायनेमिक मतलब इन मोशन। हमने फिजिक्स में भी डिस्कस किया था जब काइनेटिक्स वर्ड आया था तब, कि देयर आर 3 वर्ड्स लाइक दिस मोशन के रिलेटेड, एक स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज डायनेमिक्स। स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में नहीं है, मूविंग है, तो अब हम उसे बोलेंगे काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। बट वो कौन सी फोर्स की वजह से मूविंग है उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, ओके। सिर्फ हम मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो वो काइनेटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। और डायनेमिक्स मतलब कितना फोर्स लगा, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से ये मोशन हुई, वापस कौन सा फोर्स लगेगा तो ये मोशन रुक जाएगी, ऑल दोज थिंग्स स्टडी हम। फोर्स जो रीजन है, मोशन के जो रीजन है उसको भी स्टडी करेंगे, तो वो होता है डायनेमिक्स। तो ये वर्ड का मीनिंग वही सेम वर्ड है डायनेमिक्स। सो से हम बोल सकते हैं कि हीट इन मोशन, ओके। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्या हम देखेंगे, हीट इन मोशन, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं देखो, पढ़ते हैं। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय मॉलिक्यूल्स कैन बी रिलीज्ड एज हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस व्हेन अ फ्यूल लाइक मीथेन, कुकिंग गैस और कोल बर्न्स इन एन एयर, ओके। सिंपल है क्या कि कोई भी हमें सब्सटेंस लिए हुए हैं, कोई भी सब्सटेंसेस लिए हुए हैं, ओके। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, एक कंटेनर लेते हैं, अच्छा, हमने से एक कंटेनर लिया, वैसे ही सेम साइज का, मान लेना कि सेम साइज है, और तीसरा सेम साइज का, ऐसे 3 कंटेनर लिए। एक में मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, से पेपर रख दिया, काला पेपर है, पेपर रख दिया। एक पेपर का जितना भी मास है, मास, वो सेम मास का मैंने यहां पर ले लिया से वाटर, लेकिन वाटर तो चलेगा नहीं, तो पेट्रोल ले लिया, ओके। और वही सेम मास का मैंने यहां पे कुछ और ले लिया, ओके। क्या लेंगे अब से सॉलिड वेट, क्या लेंगे, फ्यूल, जैसे कि पेपर जलेगा, पेट्रोल जलेगा, तो हम वुड ले लेते हैं, ओके। सेम मास का वुड ले लेते हैं, ओके। अब हम तीनों को हीट दे रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं, ओके। तो भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है, जलने के लिए, कंबशन के लिए 3 चीजें नेसेसरी है, क्या क्या एयर, फ्यूल है, वो फ्यूल, एयर मतलब ऑक्सीजन, और फायर, हीट, और से इग्निशन टेम्परेचर जो हम बोलते थे। 3 चीजें होगी तो ही कंबशन होगा। 3 में से एक भी नहीं होगा, ऑक्सीजन निकाल दो तो जलेगा नहीं, फ्यूल को निकाल दो तो जलेगा क्या ओके। और फ्यूल भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो हीट नहीं देंगे, वो टेम्परेचर रीच नहीं होगा, इग्निशन टेम्परेचर, तो वो चलेगा नहीं, ओके। तो अब इसको सबको हम हीट दे रहे हैं ऐसे, ओके। येलो कलर से हीट दे रहे हैं, चलो सबको हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ओके। सो सब में सबको गर्म किया, इग्निशन टेम्परेचर सबका रीच हो गया, ऑक्सीजन है ही
ओके, सो वो जलेंगे सब लोग। अभी जलेंगे तो सब में से हीट बाहर निकलेगी, इसमें से भी हीट बाहर निकलेगी, इसमें से भी हीट बाहर निकलेगी, और इसमें से भी हीट बाहर। डन। अब अगर हमने सारे जो फ्यूल्स है उसका सेम मास लिया था, सेम मास, कंटेनर भी सेम है, ओके, तो जो हीट निकलेगी, हीट का यूनिट क्या है? जूल। यस। सो क्या सेम जूल ऑफ हीट सब में से निकलेगी? ऑब्वियसली नॉट। हमें पता है कि सपोज किस में से ज्यादा निकलेगी, क्या लग रहा है? जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? गेस तो करो। ये तो पेपर, पेट्रोल और वुड है। पेट्रोल में ज्यादा होगी, उसके बाद वुड और फिर पेपर। डन। ओके, तो होगा क्या? कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टार्टिंग ही वहां से किया था, कंबशन से। ओके, सो कंबशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। तो अब फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं ये समझने के बाद। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय मॉलिक्यूल्स, मतलब ये पेपर जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ओके, कार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन, ये तीनों तीन क्या है? हाइड्रोकार्बन। फ्यूल मोस्टली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। सो जो भी मॉलिक्यूल्स है, कार्बन, हाइड्रोजन जैसे भी जुड़े हुए हैं, उनके पास खुद की एनर्जी होगी। इसलिए बोल रहे हैं केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स कैन बी रिलीज्ड एज हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन अ फ्यूल। अभी यहाँ पे हमने ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो हमने कंबशन कर दिया। केमिकल रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा बोल दे कि भाई से नाइट्रोजन, ओके, प्लस से हाइड्रोजन एंड दैट विल गिव यू एमोनिया, और थोड़ी बहुत हीट भी निकलेगी। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। लेकिन हीट निकली, हीट निकली मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ओके, और हीट देनी पड़े, ये सबको हीट देनी भी पड़ रही है और हीट निकल भी रही है। ओके, बट मेनली कौन सा होगा? जो ज्यादा होगा, वो ज्यादा निकल रही है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। डन। ओके, सो वही चीज बोल रहे हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन अ फ्यूल लाइक मीथेन, कुकिंग गैस और कोल, वो तो कुछ भी हो सकता है इन एयर, तो कोई भी फ्यूल को अगर हम बर्न करेंगे तो हीट रिलीज होगी। वही सीधा सेंटेंस बोल रहे हैं। तो इतनी मेहनत क्यों की? वो आगे यूज होगा इसीलिए की है। ओके, चलो। द केमिकल एनर्जी मे ऑल्सो बी यूज्ड टू डू मैकेनिकल वर्क व्हेन अ फ्यूल बर्न्स in an engine or to provide electrical energy through a galvanic cell like dry cell। तो जो भी ये केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी से क्या होगा? दूसरी कोई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ये केमिकल एनर्जी। जैसे कि ये हमने जलाया तो ये हीट कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ तो हमने कोई यूज नहीं किया। लेकिन यही पेट्रोल को ऐसे कंटेनर में ना जला के हमने गाड़ी के इंजन में डाल के, मतलब गाड़ी के टैंक में डाल के जलाया होता तो गाड़ी आगे जाती। ओके, तो वो हमने क्या किया? केमिकल इंजीनियरिंग बोल रहा था, केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया। क्यों? क्योंकि मोशन हो गई ना, तो केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में हमने कन्वर्जन किया। और तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि सेल, बैटरी, जो हमारी बैटरी होती है वो छोटी वाली में भी वही होता है। ओके, गैल्वेनिक सेल, वो अभी तो आ गए हो ना, मैं ऐसा बोलने वाला था कि 11-12 साइंस में आओगे तो आएगा, तो वो आएगा। ओके, वो हमें पढ़ना ही है। उसमें हम डिटेल्ड में देखेंगे, अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर है, 12th में है, केमिस्ट्री में, कि कैसे गैल्वेनिक सेल काम करता है। ओके, कैसे केमिकल एनर्जी से कन्वर्जन कहाँ हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, सो वो सब हम देखेंगे। तो वही चीज बता रहे हैं कि ये जो हीट है, वो हीट का कन्वर्जन, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? वो जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास समझा था क्लास 9 में, 3rd चैप्टर, एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, उसमें वो दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे? लेवोइजर एंड जोसेफ फ्रॉस्ट। सर आपको इतना डिटेल में क्यों पता है? क्योंकि मैंने पढ़ाया है कल ही, इसलिए। ओके, सो वो दो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या बोल रहे थे? कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यहां पर भी वही चीज है एनर्जी के लिए भी, और उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. आगे है थोड़ा, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. नई एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, कोई एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है. जस्ट लाइक आत्मा, आत्मा न मरती है ना पैदा होती है. ओके, तो वही हुआ ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. हम अभी ह्यूमन में है, फिर नेक्स्ट ईयर ह्यूमन में नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी मरना है. ओके, नेक्स्ट लाइफ में ओके नेक्स्ट लाइफ में हम कहाँ होंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर कर्मा. ओके, हम नए फॉर्म में होंगे तो यही, लेकिन नए फॉर्म में होंगे. अगर बहुत अच्छे अच्छे किए तो ह्यूमन से भी ऊपर सपोज देवी देव ऐसा कुछ बन सकते हो तुम स्वर्ग में जाकर. और अगर काम अच्छे नहीं रहे तो फिर कहीं पे कुत्ता सुअर बिल्ली कुछ भी बन सकते हैं. और थोड़ा मीडियम लेवल का हुआ तो पेड़ भी बन सकते हैं. कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता. चलो यहाँ आ जाओ, नहीं तो कहीं और भटक जाएंगे हम. हाँ, सो कहने का मीनिंग है कि कुछ भी हो सकता है. ओके, तो वैसे ही एनर्जी भी ना प्रोड्यूस होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है. तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं. Thus, various forms of energy are interrelated and under certain conditions, these may be transformed from one form to another. तो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और पर्टिकुलर कंडीशन में एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं. ठीक है. The study of this energy transformation forms the subject matter of thermodynamics. तो thermodynamics का जो भी मैटर है, जो भी टॉपिक्स है, वो सब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी. तो वही तो नाम है थर्मोडायनेमिक्स. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी इन मोशन, डायनेमिक्स. ओके, तो वही बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मेक और से फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. इट इज अ वेरी 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 वास्ट नॉट चैप्टर, एज अ सब्जेक्ट. ओके, अगर इंजीनियरिंग करोगे मैथ्स ग्रुप, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो मैंने पढ़ा था तो 2 बार आया था. थर्मो 1 भी आता है और थर्मो 2 भी आता है. 2 सब्जेक्ट है, नॉट चैप्टर, सब्जेक्ट. और वो थर्मोडायनेमिक्स में मतलब ऐसे ही 15-15 चैप्टर है. ओके, तो एक बार 15, फिर दूसरे एक सेमेस्टर में पढ़ोगे तो दूसरे 15. ओके, और मुझे तो इतना पसंद आ गया कि मैंने मास्टर डिग्री भी थर्मल इंजीनियरिंग कर लिया. ओके, सो दैट इज द थिंग. बहुत वास्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे. द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद द एनर्जी चेंजेस ऑफ. अब देखो क्या बोल रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट आया है. The laws of thermodynamics, इसके जो भी laws है वो deal with the energy changes of macroscopic system involving a large number of molecules rather than a microscopic system containing a few molecules. So जो हम thermodynamics स्टडी करने वाले हैं अभी या इंजीनियरिंग में कभी भी, तो वो सारा कौन सा है, there are 2 व्यू पॉइंट्स. ओके, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक. दोनों के कन्वर्जन तुम्हें पता है. अगर मीटर में से मुझे माइक्रो में जाना हो और मीटर में से मुझे मैक्रो का तो कुछ होगा नहीं. ओके, यस, बट से माइक्रो मतलब कितना, 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर. करेक्ट. ओके, सो मतलब अगर वो -6 + 6 देख लेना, लेकिन मीटर से माइक्रो में जा रहे हो तो 10⁻⁻6, माइक्रोमीटर से मीटर में जाओगे तो 10⁻⁻6. ओके, छोटे में से बड़े में जाओगे तो 10⁻⁻, बड़े में से छोटे में जाओगे तो 10⁻+. ओके, तो मैं वहीं से समझ में आता है. ओके, जो मैक्रो बोला है यहाँ पे वो सब डिटेल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है. लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या है कि हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम स्टडी करने वाले हैं, नॉट माइक्रोस्कोपिक. कहने का मीनिंग क्या है, मैक्रोस्कोपिक मतलब मोटा मोटा, एकदम छोटा छोटा नहीं. छोटा छोटा मतलब माइक्रोस्कोपिक और मोटा मोटा मतलब मैक्रोस्कोपिक. ओके, जैसे कि ये रूम का टेम्परेचर कितना है सर, बहुत ठंडी लग रही है. सो टेम्परेचर जो है वो हमने मोटा मोटा बोला कि भाई एयर के जितने भी पार्टिकल्स है यहाँ पर. ओके, तो वहां 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 मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उनकी वजह से वो ठंडे हो रहे हैं ना. सब कुछ ठंडा हो रहा है, सारे पार्टिकल्स ठंडे हो रहे हैं, एयर के भी, हमारे भी, व्हाटएवर. ओके, सो जो भी है सब कुछ ठंडा हो रहा है. लेकिन टेम्परेचर हम कैसे डिफाइंड करते हैं कि वो सारे जो है जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबका एवरेज, सबका सम अप कर दिया और बोल दिया सर 24 डिग्री सेल्सियस है. अगर मैं अभी एकदम डिटेल्ड वाला से थर्मोडायनेमिक और से टेम्परेचर स्केल लेकर आ जाऊं और वो कोने में जाके ऐसे मेजर करूं तो वहां पे 24 नहीं आएगा. तो हम बोल रहे 24 है और 24 तो नहीं आ रहा है. तो
तो वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। छोटी बात कर रहे हो तुम, बड़ी बात करेंगे। भरूच का टेम्परेचर क्या है, तो हम बोलेंगे भरूच का आज का टेम्परेचर है से 25 डिग्री सेल्सियस। अभी कहीं पर तुम जाओगे भरूच में 35 लग रहा है, कहाँ 25 है सर, आप तो बोल रहे थे भरूच का टेम्परेचर 20। अरे वो एवरेज टेम्परेचर है, तुम्हारे वहां पे गर्मी है, कहीं वहां पे 25 भी नहीं है, 20 है, तो वो प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो एवरेज, तो हम मोटा मोटा बात करने वाले हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रोस्कोपिक। के जैसे कि भाई पानी है, तो ये पर्टिकुलर वाटर बॉटल है, तो उसका टेम्परेचर हमने बोल दिया सर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो दैट्स इट, वो मैक्रोस्कोपिक हो गया। लेकिन मैं बोलूं कि इसके अंदर से 3 ट्रिलियंस पार्टिकल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, और ये जो पार्टिकल्स है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है H2O के, उसका टेम्परेचर एक का इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, फिर सबका समेशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन और समेशन कर रहा हूं, तब जाके मुझे कुछ मिलेगा। तो वो बहुत छोटा छोटा, हमने बहुत डिटेल्ड में जा रहे हैं। ओके, तो वो हो गया माइक्रोस्कोपिक। हम मोटा मोटा समझने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक। ओके, बहुत डिटेल्ड में ही जाएंगे, बट कहने का मीनिंग समझो। ओके, मैक्रोस्कोपिक भी बहुत वास्ट है, तो वो हम डिटेल्ड में ही जाने वाले हैं। अंडरस्टूड। लेकिन जैसे पानी का बॉटल है, कितना टेम्परेचर है, हमने बोल दिया रूम का टेम्परेचर है उतना ही है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब अंदर के जो पार्टिकल्स है वो कितने एनर्जी से मूवमेंट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके बीच में कोलिजन होगा, तो कितना कोलिजन हो रहा है 1 सेकंड में, ये वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो सब करके फाइनली इतना टेम्परेचर है, दैट्स इट। समझ में आया? सो दीज आर दी 2 टर्म्स, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे बोला वो मोटा मोटा सारा एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटा डिटेल्ड एनालिसिस। ओके, तो एक को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल, वो है नहीं, लेकिन याद रख लो क्या, एक को मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, वैसे 2 वर्ड है, एक है क्लासिकल और दूसरा है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मतलब माइक्रो होता है, स्टैटिस्टिकल मतलब क्या, माइक्रो। ओके, और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। अंडरस्टूड। तो मैक्रो मतलब क्लासिकल, माइक्रो मतलब स्टैटिस्टिकल। ओके, चलो, हाँ, तो हम मैक्रो समझने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हाउ एंड एट व्हाट रेट दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरिड आउट, बट इज बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग द चेंजेस। यस, तो अब नया पॉइंट, क्या थर्मोडायनेमिक्स को कोई लेना देना नहीं है कि ये जो हमने, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और नाम से जाओ तो थर्म दैट इज एनर्जी, हीट, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन मोशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, कहां हो रही है, हमें कोई लेना देना है नहीं। ओके, वो सबके लिए एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। ओके, जिसका नाम क्या है, हीट ट्रांसफर। तो अगेन इट इज अ सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन तुम्हारा एज ए चैप्टर तो नहीं, लेकिन एज अ टॉपिक आएगा। सोचो, एक सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर भी नहीं, टॉपिक आने वाला है तुम्हें, वो थोड़ा बहुत टॉपिक आएगा केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, कि भाई हीट ट्रांसफर, देयर आर बेसिकली 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन एंड ऑल। ओके, तो वो सब जब आएगा तब हम डिटेल में बात करेंगे। सो वही चीज बोल रहे हैं क्या, कि स्टेट पे डिपेंड करता है, कोई पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कि यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, देखो क्या है, हम थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स को कैसे स्टडी करने वाले हैं, कि यहां पर से मान लो कि 50 जूल हीट निकली। ओके, और यहां पर से भी मान लो कि 50 जूल हीट निकली, और यहां पर से भी 50 जूल निकली, सेम निकल रही है, ऐसा मान लो। हमें पता है कि सेम नहीं निकलेगी, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग है, तो बाहर कैसे सेम निकलेगा। ओके, सो मान लो कि सबके अंदर से 50 जूल हीट निकल रही है। अब ये जो 50 जूल हीट निकली, तो भाई कैसे निकली, पहले जो पेपर बर्न किया ना, उसमें से पहले 10 जूल ही निकली थी, फिर जब पेपर बर्न किया ना बहुत ज्यादा निकली, फिर इतनी निकली, फिर उतनी निकली, अरे सम अप करके फाइनली 50 जूल निकली। तो हम 50 जूल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ना कि कैसे हुआ। जैसे कि दूसरा कोई एग्जांपल, अच्छा चलो, ये हमारे अगेन 3 कंटेनर्स हैं। ओके, तीनों में 1 लीटर वाटर भर दिया मैंने, सेम साइज के कंटेनर है, सब में वॉल्यूम भी सेम ले लिया, क्या 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। डन। देखो इंट्रोडक्शन में हम डीप में जा रहे हैं, फिर वो जब कंसेप्ट आएगा तो मैं बोल दूंगा कि हम जो समझे थे वो।
ओके तो ध्यान से, सो 1 लीटर वाटर 1 लीटर वाटर 1 लीटर वाटर, कंटेनर की साइज सेम है, अंदर जो मटेरियल डाला पानी उसका वॉल्यूम वो भी सेम है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। अब इसमें मैं डाल देता हूं, उसे क्या डालूंगा, इसमें मैं वो डालूंगा, वो जो डालते हैं ना क्या, थर्मोमीटर, चेक करने के लिए थर्मोमीटर। तो उसने दिखाया 80 डिग्री सेल्सियस, ओके यहां पर भी डाल दिया वो, तो यहां पर भी दिखाया 80 डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी डाल दिया, उसने दिखाया 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर तो है नहीं, मतलब हमने इसको गर्म किया होगा। तो अब कोई बोलेगा कि सर आपको पता है ये 80 डिग्री सेल्सियस कैसे आया? मोमबत्ती से मैंने ये 80 डिग्री रीच किया है, मोमबत्ती से, कैंडल से। कितनी सारी कैंडल, अरे पूरा ऐसे ढगला कर दिया था, तो ऐसे कैंडल 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 ऐसे लगा दिया और सब इतनी घंटों तक जलाई, तब जाके 80 डिग्री रीच हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने वो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है ना कॉइल वाला, तो वो कॉइल ऐसे 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 करके डाल दिया और प्लस माइनस प्लग इन कर दिया, स्विच ऑन, 80 डिग्री रीच हो गया। अच्छा, यहाँ पर तो सर इजी गैस स्टोव पे गर्म किया है और 80 डिग्री रीच हुआ है। सो वही सेंटेंस बोल रहे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है कहां से तुमने क्या गर्म किया, हमें लेना देना है 80 डिग्री रीच हुआ ना, दैट्स इट। तो 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस, तुम कैसे ये 80 डिग्री पे आए हमें लेना देना नहीं है। ओके हाँ बोलो। चलो तीनों में एनर्जी सेम लगेगी हीट करने के लिए, अलग लगेगी? तीनों में एनर्जी सेम लगेगी, लेकिन वो एनर्जी एक कैंडल जो सपोज 100 कैंडल्स जो एनर्जी दे सकते हैं उतना ये कॉइल पर्टिकुलर 2 मिनट के लिए जलाओगे तो दे सकती है, ऐसा होगा। और सपोज उतना ये गैस 5 मिनट के लिए जलाओ तो हो जाएगा। सबका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होगा, हमें उससे भी लेना देना नहीं। सर ये 10 दिन जलाऊंगा तब 80 डिग्री रीच होगा, ये 1 घंटे में हो जाएगा और ये तो 10 मिनट में ही हो जाएगा, चलेगा। मुझे 80 डिग्री चाहिए, कितना टाइम लिया, तो इसीलिए फिर से टाइम भी बोल रहे हैं। रेट बोला ना, रेट के साथ भी, रेट मतलब क्या, पर यूनिट टाइम, उसके साथ भी लेना देना नहीं है। ओके तो अगेन फिर से सेंटेंस पढ़ रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हाउ, कैसे एंड व्हाट रेट्स these energy transformation are carried out, but is based on initial and final state of a system undergoing the change। कि भाई इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। पहले टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, बाद में टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, कैसे आए भाई, लाओ बस मुझे चाहिए, दैट्स इट, डन। ओके सो ऐसे डील करता है थर्मोडायनेमिक्स। नाउ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये सेंटेंस तो हम स्टेट इक्विलिब्रियम वो सब समझेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि सिर्फ अभी इतना याद रखो कि इक्विलिब्रियम मतलब एक कंडीशन है, तो वो समझेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन इतना याद रखो क्योंकि फिर रटना मजा नहीं आएगी, तो इतना याद रख लो थर्मोडायनेमिक्स के जो जो लॉज हम पढ़ेंगे वो कहाँ अप्लाई हो सकते हैं। तो जहां पर इक्विलिब्रियम हो वहां अप्लाई हो सकते हैं। और से ये पहले था 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये है स्टेट 1, फिर चला गया वो 80 डिग्री सेल्सियस पे, ये है स्टेट 2। तो हमने क्या बोला कि पर्टिकुलरली, मैं भूल गया क्या समझाना था। ओके सो पर्टिकुलरली क्या बोल रहे हैं कि ये जो है, हाँ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम, ये 30 डिग्री सेल्सियस ये इक्विलिब्रियम है। ओके तो यहाँ पे सारे थर्मोडायनेमिक्स लॉज अप्लाई होंगे। और दूसरा 80 डिग्री सेल्सियस वो भी इक्विलिब्रियम पे है, तो वहां भी सारे थर्मोडायनेमिक्स लॉज अप्लाई होंगे। लेकिन इन बिटवीन 30 से 80 पे तुम कैसे जा रहे हो, तो वो अनइक्विलिब्रियम स्टेट होगा, वहां पे हम थर्मोडायनेमिक्स लॉज अप्लाई करेंगे नहीं। अंडरस्टूड? तो इक्विलिब्रियम में समझा, इसीलिए इक्विलिब्रियम टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर है पूरा केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम ही है इक्विलिब्रियम। निकल नहीं गया ना शायद, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है, बट इक्विलिब्रियम चैप्टर ऐसे तो निकालेंगे नहीं क्योंकि 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हाँ बस ओके सो पूरा चैप्टर है, बट चैप्टर नहीं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड इक्विलिब्रियम क्या है वो हम यही चैप्टर में देखेंगे। ओके सो कहने का मीनिंग क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज इक्विलिब्रियम पे लगा सकते हैं, या एक इक्विलिब्रियम यहां लगा दिया, अब यहां से जब दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पर जाएगा तब लगा सकते हैं, इन बिटवीन नहीं लगा सकते। अंडरस्टूड? ओके चलो ठंड लगे तो बता देना। हाँ
नाउ नेक्स्ट, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज like pressure, temperature do not change with the time for a system in equilibrium state. तो equilibrium state में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज like pressure, temperature ये सब चेंज होगा नहीं, सेम ही रहेगा with the passage of time. जैसे कि अभी तो हमने एसी किया है, लेकिन एसी ना भी हो, ओके अभी बंद है, रूम टेम्परेचर पे है हम, सो रूम टेम्परेचर कैसा होगा, ओपन विंडो ओपन कर दी तो जो बाहर का होगा वही रूम का होगा. तो सपोज 1 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 बजे से 8 बजे तक टेम्परेचर कितना था, से 25 डिग्री सेल्सियस. क्या बात कर रहे हो, चेंज ही नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो चेंज इतना छोटा है कि वी डोंट इवन बॉदर अबाउट इट. ओके 25 से 21 हुआ होगा, 25 से 24.9 भी हुआ होगा, लेकिन एवरेजली हम बोल देते हैं कि ये 2 घंटे में टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस. तो फिर 25 से 26 कब हुआ, वो 8 बजे के बाद हुआ था ऐसे. तो वो 1 डिग्री चेंज हम बड़ा चेंज मानेंगे, ये छोटा छोटा चेंज को हम मैटर करेंगे नहीं. तो वही चीज बता रहे हैं. नाउ इन दिस यूनिट वी वुड लाइक टू आंसर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्रू थर्मोडायनेमिक्स. लाइक कैसे क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन और अ प्रोसेस. कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमने तो बोल दिया कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है. हमने जैसे केमिस्ट्री में इतना पढ़ा कि ये दो रिएक्टेंट की रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन, ये कैटालिस्ट है, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है और ये प्रोडक्ट मिला, और उसके साथ साथ पानी रिलीज हुआ, उसके साथ साथ इतनी हीट रिलीज हुई, इतने जूल. गिना कैसे कि इतनी जूल, कोई मशीन है क्या? मशीन भी है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. तो वो हम समझेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं. ओके देन विल इट ऑकर और नॉट. तो यहां पे हम ये भी समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा भी या नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा भी या नहीं होगा, वो भी हम समझेंगे. ओके कई बार नहीं भी होगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं. ओके कोल्ड ड्रिंक लेके आया, वो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था. ओके और अभी रूम का टेम्परेचर भी 24 डिग्री सेल्सियस है. मैंने यहाँ पे रख दिया, वो गर्मी नहीं होगी क्योंकि कंटिन्यूअसली 24 मेंटेन रह रहा है. तो वो गर्म कब होगी, जब वो एटमॉस्फेयर में से हीट लेगी तब. अंडरस्टूड. जैसे कि हम बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेके आए जो 24 डिग्री सेल्सियस में है, और हमारा रेफ्रिजरेटर भी 24 मेंटेन कर रहा है, उसमें हमने डाल दिया, तो वो गर्म कैसे होगी, उसको हीट मिल ही नहीं रही है. अंडरस्टूड. सेम. ओके तो वैसा ही क्वेश्चन, वैसा ही चीज है क्या कि वो होगा भी या नहीं होगा. तो नहीं होगा. जैसे कि अभी 24 डिग्री सेल्सियस है. ओके और वो जो मैं शॉप पर से लेके आया उसका टेम्परेचर है से 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस. कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड तो होगी ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस. ओके सो वो 10 डिग्री सेल्सियस को मैं यहां रख दूंगा रूम में, तो एनर्जी एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, वो गर्म होगी या नहीं होगी. वो 10 डिग्री सेल्सियस पे है और अभी 24 है, तो वो गर्म होगी या नहीं होगी? होगी. इतना क्यों सोच रहे हो, होगी. ओके होगी, क्योंकि वो 24 पे है, मतलब उसके लिए बाहर का टेम्परेचर गर्म है. तो किसी के भी बाहर गर्म टेम्परेचर हो तो वो खुद गर्म होने लगता है. ओके सो वो गर्म हो जाएगा. ओके लेकिन उसको लाके मैंने फ्रिज में रख दिया, तो वो 10 पे, शॉप पे 10 में था, और यहाँ रेफ्रिजरेटर में भी 10 पे है या 5 है, लो उससे भी कम, तो वो गर्म तो नहीं होगी, ठंडी हो जाएगी. अंडरस्टूड. तो वो भी हम देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन, और ये यहां से कहां सर केमिकल, हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, बट टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ना. अगर यहाँ पे रख दिया तो गर्म होने लगी, मतलब गर्म कैसे होगी, वो एटमॉस्फेयर में से हीट ले रही है, एटमॉस्फेयर में से हीट ले रही है, इसलिए गर्म हो रही है. ओके तो आइस को मैं रख दूं तो वो एटमॉस्फेयर में से हीट ले रहा है या एटमॉस्फेयर को हीट दे रहा है? आइस रख दूं तो ले रहा है. हाँ यस, आइस भी एटमॉस्फेयर में से हीट ले रहा है. और गर्म चाय रख दूं तो यही वही जगह पे जहां पे आइस था, हीट चाय एटमॉस्फेयर को हीट दे रही है या एटमॉस्फेयर से हीट ले रही है? दे रही है. डिपेंड. गरम चाय बोला ना मैंने, गरम चाय बोला
तो दे रही हो, क्योंकि गर्म चाय कैसी होगी, गर्म चाय तो गर्म होगी, और गर्म मतलब क्या 70-80 डिग्री सेल्सियस तो होगा ना। ओके मैं तो पीता हूँ गर्म इतना ओके लेकिन कोई ठंडा करके भी पिएगा। ओके मैम ठंडा करके पीते हैं ऐसे ऑपोजिट नेचर वाले ही खड़ा हो जाते हैं। अच्छा चलो हाँ क्या क्या है आइस टी, हाँ वो तो केसी अलग है वापस ओके चलो सो वो सब होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे। व्हाट ड्राइव्स अ केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन हुई क्यों हुई, किसने ड्राइव किया। ओके किसने ड्राइव किया मतलब क्यों हुई, किसकी वजह से, व्हाट आर द रीजंस टू हैव दिस केमिकल रिएक्शन। ओके टू व्हाट एक्सटेंट टू द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। अच्छा केमिकल रिएक्शन तो हुई, कब तक होगी भाई, जन्मों जन्म तक होती ही रहेगी। अरे नहीं भाई खत्म होगा ना ये, तब खत्म हो जाएगी। तो सपोज रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, से कैटालिस्ट खत्म हो गया, कुछ भी खत्म हो जाएगा मतलब कभी भी वो रिएक्शन रुकेगी तो सही। डन ओके दैट्स इट, इतना ही हमें देखना है, लेकिन इतने में बहुत बड़ा चैप्टर है अंडरस्टूड। ओके तो ये इंट्रोडक्शन था, समझ में आया हमें क्या देखना है और क्या क्या बेसिक है वो समझ में आया। ओके चलो तो आगे अभी मेन टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं डिटेल्ड में।